नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा इशू था। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस को देखते हैं हम। डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस में ये था कि ऑप्शन दिया गया आर्मी को, ऑल द सोल्जर्स वर गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी और द इंडियन आर्मी। मुस्लिम सोल्जर्स जो थे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिहाजा मुस्लिम सोल्जर्स एक्सप्रेस देयर डिज़ायर टू ज्वाइन द पाकिस्तान आर्मी। और फिर मुस्लिम जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम ऑल्सो निगलेक्टेड फ्रॉम द हाई रैंक ऑफ द आर्मी, सो पाकिस्तान ऑल्सो फेस अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ हाई रैंक आर्मी ऑफिसर्स। हाई रैंक के आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो भी ब्रिटिश और हिंदू थे, लिहाजा वो भी मूव कर गए। उसके बाद आते हैं हम डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट्स की तरफ, कि मिलिट्री एसेट्स जो थे उनको किस तरह डिवाइड किया गया, उसकी डिवीज़न जो है वो किस तरह से की गई। It was decided that all military assets would be divided into the ratio of 64% to India and 36% to Pakistan. In the division of assets, the norms of justice were ignored and the Bharat refused to give the due share. भारत जो है वो पहले तो ये डिसाइड किया गया कि डिवीज़न जो है उसकी रेशो क्या होगी, 64% जो है वो इंडिया को दिया जाएगा और 36% पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इसमें भी पाकिस्तान के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई। एक्चुअली जो इंडिया था, इंडिया वांटेड टू कीप द पाकिस्तान वीक फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया पाकिस्तान को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीक बनाना चाहता था। तो जो चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थे, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल एचएन लक वांटेड टू कंटिन्यू देम इन जॉइन द कमांड। वो थे एचएन लक जो थे वो कमांडर इन चीफ थे जॉइंट फोर्स के, तो वो चाहते थे कि वो जॉइंट कमांड ही करें, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिड नॉट एग्री और उन्होंने डिवीज़न के लिए जो है वो इसरार किया। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस थी वो भी इस बात पर रजामंद नहीं थी, और कांग्रेस के साथ जो मिले हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ, उन्होंने भी ब्रिटिश को गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा गया कि जो कमांडर इन चीफ है इनको चेंज किया जाए। तो ऐसी सूरत में फिर उनको चेंज कर दिया गया और पाकिस्तान वॉज डिप्राइव ऑफ हर लीगल एंड जस्ट शेयर इन मिलिट्री हार्डवेयर्स। पाकिस्तान को ये भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम था, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से फेस करना पड़ा। इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी, 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो थी वर प्रोड्यूसिंग वेपन्स इन द सब कॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। नॉट अ सिंगल फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड इन द एरिया ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, और इंडियन कैबिनेट रिफ्यूज टू शिफ्ट एनी ऑफ द 16 फैक्ट्रीज टू पाकिस्तान। तमाम की तमाम 16 फैक्ट्रीज जो थीं जो कि हथियार बनाती थीं सब कॉन्टिनेंट में, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उनमें से कोई एक फैक्ट्री भी पाकिस्तान में या मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में मौजूद नहीं थी। और इंडियन कैबिनेट ने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी फैक्ट्री को पाकिस्तान शिफ्ट करने से। इट वॉज डिसाइडेड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन कि भारत वुड मेक द पेमेंट ऑफ 60 मिलियन रुपीज़ टू पाकिस्तान, कि भारत इस सिलसिले में 60 मिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान को पे करेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कश्मीर इशू आ गया। कश्मीर इशू जो है वो बहुत ही जो है वो हाईलाइट इशू है। कश्मीर की स्टेट जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका था। कश्मीर की जो स्टेट है वो उसमें मुसलमानों की तादाद जो है वो ज़्यादा थी और वहाँ के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। दरअसल कश्मीर का जो इशू है वो 72 इयर्स ओल्ड है और 80 लाख लोग कश्मीर के
जो हैं अवाम, उनके ऊपर 9 लाख भारतीय सोल्जर्स जो हैं वो उनके ऊपर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 10 से कम लोगों पर एक फ़ौजी मुसल्लत है। और कश्मीरी जो हैं वो 6 लाख से ज़्यादा कश्मीरी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। और ब्रिटिश का क्रिएट किया हुआ ये इशू है और फ्रीडम मूवमेंट तब से चल रही है और अभी तक जो है ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। इसमें जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसकी करप्शन है। रेड क्लिफ अवार्ड जो फाइनलाइज किया गया, जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया, उन्होंने नाइंसाफ़ी की और फिर कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इंडिया के कब्ज़े में चला गया। इंडिया की 565 स्टेट्स थी जिनमें कश्मीर वाज द लार्जेस्ट अमंग देम, और लोग जो थे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट चाहते थे और कश्मीरियों को आज तक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया गया। 77% मुस्लिम्स हैं, 20% हिंदू हैं और 3% इसमें सिख हैं। राजा हरी सिंह जो था इसका राजा था और मुसलमान वाज नॉट एक्सेशन विद द इंडिया, और मुस्लिम्स ऑफ कश्मीरी वांट टू एक्सेशन विद पाकिस्तान। फिर इस तरह वेपन वॉर्स शुरू हो गई, अपराइजिंग अनरेस्ट शुरू हो गया। तो वहाँ के राजा ने इंडिया से जो है वो हेल्प मांगी, तो लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू दोनों ने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी सूरत में ये भी कहा कि वो हेल्प देने को तैयार हैं अगर हरी सिंह जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक कर ले। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंडियन आर्मी जो है कश्मीर पहुंच गई। कायदे आज़म जो थे फेल्ट वी आर सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस ड्यू टू कश्मीर। कायदे आज़म जो हैं उन्होंने नेहरू को प्रेशराइज़ किया। फिर ये केस यूएनओ में चला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने भी भारत को फेवर किया और 3 प्रोसेस रेजोल्यूशन दी, जिनमें नंबर 1 था पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान वाज आस्क्ड टू विड्रॉ इट्स नेशनल फ्रॉम कश्मीर। यानी पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौजों को, अपने मुजाहिदीन को अगर कश्मीर में है तो फ़ौरन वापस बुला लें। एंड इंडिया वाज आस्क्ड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस फोर्स टू मिनिमम लेवल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। और इंडिया को कहा गया कि वो अपनी फ़ौजों को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाले, लॉ को मेंटेन करते हुए। और नंबर 3 पे उन्होंने कहा कि इंडियन वाज आस्क्ड टू अपॉइंट referendum administrative nominated by UN who would conduct the free election, but Pakistan not accept this। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कोई तीसरी फोर्स आए जो कि इलेक्शन करवाए और फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जाए कश्मीरियों को। कश्मीरी इस बात का फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। अगर इसमें हम बहुत शुरू में जाएं तो हम ये भी देखते हैं कि 1947 में फ्रीडम जब शुरू हुई ऑफ यूनाइटेड इंडिया की, मुस्लिम मेजॉरिटी वांटेड टू मीट द पाकिस्तान विद पाकिस्तान। तो उसमें अंडर द ब्रिटिश दिस इज़ द कंसेंट ऑफ द स्टेट कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके जो हैं वो इंडिया में शामिल हो जाएं, जिनमें लेकिन मुसलमानों के साथ ज़्यादती की गई। हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ वगैरह जो हिंदू मेजॉरिटी के इलाके थे जिनमें मुस्लिम रूलर्स थे, उसके बावजूद उन इलाकों ने जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक किया। हिंदू कंट्रोल चाहते थे, कंट्रोल्ड ओवर द मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में कंट्रोल्ड ओवर चाहते थे। और फिर वहाँ से फिर कश्मीर का इशू जो है वो रेस हुआ और रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। कश्मीरी जो थे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक चाहते थे, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल चाहते थे। इनिशियली इस जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया गया इस डिस्प्यूट को। फिर उनका जो करंट सिनेरियो है कश्मीरीज़ का वो ये है कि इंडिया में आर्टिकल 370 को रिवोक्ड कर दिया जाए। अब देखना ये है कि आर्टिकल 370 है क्या। इट अलाउस इंडियन
It allows the Indian region jurisdiction to make its own law in all matters except finance, defense, foreign affairs and communication. जो है इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आर्टिकल 370 इसके तहत इंडिया के जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस इलाके के लोगों को ये ज्यूरिस्डिक्शन दी कि वो अपने लिए लॉ मेकिंग करें इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा बाकी तमाम जो है वो अपने मकामी लोग जो हैं उनके पास इसकी ज्यूरिस्डिक्शन होगी कि वो अपनी लॉ मेकिंग करें। और इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग एंड डिनाइड द प्रॉपर्टी राइट्स इन द रीजन टू आउटसाइडर। और फिर वो अपनी एक मकामी जो है वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सकते हैं, अपना सेपरेट फ्लैग होगा उनका, और वो ये बात भी मानेंगे कि कोई भी आउटसाइडर जो है वो वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ले सकता। और दैट मीन्स द रेजिडेंट्स ऑफ दैट स्टेट लाइव अंडर डिफरेंट लॉज फ्रॉम द रेस्ट of the country in matters such as property ownership and the citizenship। अब आर्टिकल 35A क्या है, इसमें भी यही कहा गया कि आउटसाइडर जो है वो परमानेंटली इधर नहीं आ सकता, कोई अपनी जॉब, एजुकेशन और स्कॉलरशिप जो भी है उस हिस्से में आ सकता है। ये आर्टिकल जो है रेफर टू द परमानेंट रेजिडेंट लॉ ऑल्सो बार्स द फीमेल रेजिडेंट ऑफ जम्मू या कश्मीर, इसको रहने दें। अच्छा जी, उसके बाद इंडिया जो है उसने रिवोक कर दिए दोनों आर्टिकल। तो इट चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन बाय अलाउइंग द नॉन कश्मीरी टू बाय द लैंड देयर। इंडिया ने पकड़ के उसका जो है ना रिवोक कर दिया इस आर्टिकल को, जिसके तहत अब वो आउटसाइडर्स को कश्मीर में ला रहे हैं। और ऑल इंडिया के लॉ जो है वो यही ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया है कश्मीर के ऊपर, एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइडर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ख़रीद सकते हैं। ये कश्मीर का इशू जो है वो आज तक जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, यानी कि अभी तक ये इशू जो है वो चल रहा है। अल्लाह करे कि कश्मीरियों की जो मेहनत है वो रंग ले आए और उनका कोई इशू जो है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को क्या क्या जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान को हुआ जो पाकिस्तान बनने के बाद वो था डेथ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म जो थे वो एक डायनामिक लीडर थे, और ऐसे लीडर जो हैं वो सदियों के बाद पैदा होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द अनट्राइंग एफर्ट्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, Pakistan created on 14th August 1947, and the great Governor General of Pakistan unfortunately had died on 11 September 1948। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 13 महीनों के बाद पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जो पाकिस्तानियों को दुख हुआ, वो ये था कि डेथ ऑफ कायद आज़म जो थी, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इस दुनिया से चले गए, और क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो छोड़ गए, और जिनमें आज तक पाकिस्तानी कौम जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिशों में लगी हुई है। कायद आज़म की डेथ के बाद जो बड़ा लॉस हुआ उनमें लियाकत अली ख़ान की डेथ थी, शहादत थी। लियाकत अली ख़ान के बाद जो है वो लैक ऑफ लीडरशिप, एक गैप आ गया, और इस गैप के बाद पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में टाइम लग गया, यानी दरमियान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनते रहे, टूटते रहे, और फाइनली एट द एंड 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जाकर कहीं बना।
कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था वो 1973 में जाके सॉल्व हुआ और पाकिस्तान को एक सॉलिड जो है वो फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन मिला, वो था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो थे मेन इश्यूज़ जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को फेस करना पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनमें डिस्प्यूट ऑफ वाटर, प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स का था। अच्छा, कंट्रोवर्सी ऑफ लैंग्वेज भी आता है इसमें। कैनाल वाटर डिस्प्यूट था जिसमें जो बहुत सारे दरिया थे वो इंडिया में थे। द रिवर रावी, सतलुज एंड ब्यास जो था वो एंटर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान from Indian side, and they have been major source of irrigation in the area. Sir Radcliffe in his unjust award handed Firozpur headworks to Bharat in spite of the fact that project was working in Muslim majority area. बावजूद इसके कि वो प्रोजेक्ट जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में था, लेकिन सर रेडक्लिफ ने क्या किया कि उसको इंडिया को दे दिया। इट हैंडेड ओवर टू इंडिया। तो ऐसी सूरत में भी पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम था वो फेस करना पड़ा था। इंडस वाटर ट्रीटी, ड्यूरिंग दैट टाइम द मैटर वाज शॉर्टेड out. The two countries were brought on the negotiation table. World Bank visualized the whole situation and promised to help the Pakistan in the hours of the crisis, and the huge amount was allotted to solve the issue. And Indus Basin Treaty was consequently signed in 1960 between the two countries. Conducted the rivers Ravi, Satluj and Beas to Bharat, and Bharat left its claim on the waters of the rivers Jhelum, Chenab and Sindh. पाकिस्तान जो है उसमें फिर जो थे रावी, सतलुज और ब्यास, उससे जो है वो है किया, और भारत ने फिर झेलम, चनाब और सिंध जो है वो उसको लेफ्ट किया। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स थी। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देयर वर 635 स्मॉल एंड बिग स्टेट्स, and these states had given an open option to join the Pakistan or India or remain independent, and there were 4 states on which India take control by force, and the problem was arise because these states wanted to join the Pakistan, and these states over Kashmir, Hyderabad, Junagadh वगैरह इसमें शामिल हैं। कि पाकिस्तान बनते वक्त जो थी 635 ऐसी स्टेट्स थी छोटी बड़ी, जो कि जिनको फुल ऑप्शन दी गई कि वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर इंडिया में शामिल हो जाएं, लेकिन भारत ने जो है बाय फोर्स उनको उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनमें लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी भी आती है कि डिफरेंट इलाकों के लोग जो थे उनकी मकामी लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी। इसके अलावा वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का इशू भी था, बाद में आकर वो भी बना। तो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान जो है इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता चला आ रहा है, और अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी से आज तक कायम है, और अल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा के लिए कायम रखे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही पाकिस्तान अब तक चल रहा है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तमाम प्रॉब्लम से निकले, जो उसको शुरू में भी फेस करने पड़ रहे थे और जो उसको अब भी हैं वो उनको फेस कर रहा है। अल्लाह ताला इन तमाम प्रॉब्लम से पाकिस्तान को